जितनी स्ट्रॉन्ग करेंसी होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी। अगर आप करेंसी मार्केट में ट्रेडर हैं या आप अपने बच्चों को एब्रॉड स्टडी के लिए भेजना चाहते हैं या आप एब्रॉड घूमने जाते हैं, इन सभी केस में हमें अपनी करेंसी को एक एक्सचेंज रेट पर दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करना होता है। बट एक क्वेश्चन आता है कि ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है। आज हम इस वीडियो में ऐसे 6 मेन फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो करेंसी एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्यों इंडियन रुपी डॉलर की तुलना में इतना वीक होते जा रहा है। इस यूएसडी आईएनआर का चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। साल दर साल यूएसडी की तुलना में आईएनआर वीक होते जा रहा है। बट क्या करेंसी का वीक होना हमेशा बुरा होता है? कुछ कंट्री लाइक चाइना अपनी करेंसी को जानबूझकर वीक होने देती है जिससे कि वो एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। जब किसी कंट्री की करेंसी वीक होती है तो उस कंट्री के लिए इंपोर्ट मतलब कि दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना महंगा होते जाता है, जिससे इंपोर्ट धीरे धीरे कम होने लगता है बट एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है, क्योंकि दूसरी कंट्री के लिए ये उस कंट्री से प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदना सस्ता होता है जिस कंट्री की करेंसी वीक हो रही है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक इंडियन स्टूडेंट अगर यूएसए में स्टडी के लिए जाता है एंड सपोज वो हर मंथ 1000 यूएसडी की फ़ी पे करता है, उस समय यूएसडी आईएनआर का रेट सपोज 75 रुपीज़ रहता है। तो यहाँ पर अगर हम आईएनआर में कन्वर्जन करते हैं तो मंथली 75,000 की फ़ी पे करना होती है। कुछ टाइम के बाद सपोज आईएनआर वीक होकर 80 रुपीज़ के लेवल पर आ जाता है। अब सेम फी पर स्टूडेंट को 5,000 रुपीज़ ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। करेंसी के वीक होने से 75,000 रुपीज़ की फ़ी 80,000 रुपीज़ हो जाती है। तो ये एक एग्जांपल है कि करेंसी वीक होने से किस तरह से अब्रॉड से सर्विस इंपोर्ट करना महंगा हो गया। इस कारण से इंपोर्ट कम होने लगता है। अब इसी एग्जांपल को हम यूएस के एस्पेक्ट से देखें तो अगर यूएस स्टूडेंट इंडिया में स्टडी के लिए आता है एंड सपोज 75,000 रुपीज़ की मंथली फीस 75 रुपीज़ की एक्सचेंज रेट से 1000 यूएसडी पे करता है। अब अगर आईएनआर वीक होकर सेम 80 रुपीज़ के लेवल पर आ जाता है तो यूएसए स्टूडेंट को 1000 यूएसडी की जगह 937.5 यूएसडी ही पे करना होंगे। तो इंडियन करेंसी वीक होने से यूएस स्टूडेंट को इंडिया में स्टडी करना सस्ता पड़ेगा, जिससे कि और न्यू स्टूडेंट्स इंडिया में स्टडी के लिए आएंगे, जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ने लगता है। देखिए, मार्केट हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है एंड डिमांड एंड सप्लाई में संतुलन बनाने के लिए मार्केट प्राइस को ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है। जब भी किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को मैच करने के लिए प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगती है। अब प्राइस तब तक बढ़ती है जब तक कि डिमांड एंड सप्लाई में इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन नहीं आ जाता। जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा, इंडिया में एक्सपोर्ट बनने से आईएनआर करेंसी फिर से स्ट्रॉन्ग होने लगती है एंड ये तब तक होती है जब तक कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में इक्विलिब्रियम नहीं बन जाता। तो ये कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसे हम पहले डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था, जिससे आगे एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स को आसानी से हम समझ सकेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे वो 6 फैक्टर्स जिस कारण से करेंसी रेट डिसाइड होती है। एक्सचेंज रेट हमेशा हम किसी दूसरी कंट्री के रिलेशन में डिस्कस करते हैं, तो जब हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे तो ये फैक्टर्स के इम्पैक्ट को हमें दोनों के रिलेशन में देखना होता है, जिससे कि दोनों कंट्री के बीच में एक्सचेंज रेट डिसाइड हो सके। 6 फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन का। अधिक इन्फ्लेशन कहें या कहें महंगाई दर बढ़ना या करेंसी की परचेजिंग पावर कम होना, ये सब सेम बात है। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंसी रेट पर पड़ता है। अगर किसी कंट्री में इन्फ्लेशन रिलेटिवली दूसरी कंट्री से अधिक होता है तो उस कंट्री की करेंसी कम इन्फ्लेशन वाली कंट्री की करेंसी की तुलना में अधिक वीक होती है। एक करेंसी की परचेजिंग पावर हायर इन्फ्लेशन के कारण कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्गर की प्राइस किसी एक कंट्री में करेंसी की 1 यूनिट के बराबर हो सकती है, वहीं किसी और हायर इन्फ्लेशन वाली कंट्री में उसी बर्गर की प्राइस उनकी करेंसी की 1000 यूनिट के बराबर हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट इकोनॉमीज में चल रहे डिफरेंट इन्फ्लेशन रेट के कारण करेंसी की परचेजिंग पावर अलग अलग हो सकती है, जो कि एक्सचेंज रेट डिसाइड करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड एक्सचेंज रेट आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक मींस इंडिया में आरबीआई इंटरेस्ट रेट में बदलाव करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। हायर इंटरेस्ट रेट से कंट्री में इन्फ्लेशन कम होता है, प्लस ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है क्योंकि उन्हें डिपॉजिट पर हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, राइट। फॉरेन से आया इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड को बढ़ाता है, जिससे करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। बट अगर किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मीन्स इन्फ्लेशन रेट दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है,
तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से भी एक्सचेंज रेट पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे किसी कंट्री में हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी है। फॉर एग्जाम्पल, वेनेजुएला कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 1198% है, जो सभी कंट्री से सबसे ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट रेट देखें तो ये भी 56.18% है, जो अगेन सभी कंट्री से सबसे ज़्यादा है, बट स्टिल उनकी करेंसी सबसे ज़्यादा वीक है। तीसरा जो फैक्टर है वो है करंट अकाउंट डेफिसिट। दो कंट्री के बीच में हुए ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को करंट अकाउंट कहते हैं। किसी कंट्री के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन तब आती है जब उनकी कंट्री का जो टोटल इंपोर्ट है उसके टोटल एक्सपोर्ट से अधिक होता है। ऐसे में उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होती है और इन अदर वर्ड्स एक्सचेंज रेट कम होती है, क्योंकि डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए या तो कंट्री फॉरेन करेंसी में लोन लेती है या अपने रिजर्व में से फॉरेन करेंसी का यूज करती है, जिस कारण से फॉरेन करेंसी की डिमांड डोमेस्टिक करेंसी की तुलना में बढ़ जाती है, जिससे डोमेस्टिक करेंसी वीक होने लगती है। अब चौथा जो फैक्टर है वो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हेल्थ। एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती है, जिसके कारण फॉरेन रिजर्व बढ़ने लगता है एंड डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज की करेंसी वीक होने लगती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं एंड अगर इन्वेस्ट करते भी हैं तो वो अपने फंड को विड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास इसके लिए भी एक फ्रेश एग्जांपल है श्रीलंका का, कि मार्च 2022 में जब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा तो श्रीलंकन रुपी वीक होने लग गया था। पांचवा जो फैक्टर है वो पब्लिक डेट का है। मोस्टली कंट्रीज अपने फिस्कल डेफिसिट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बजट को पूरा करने के लिए पब्लिक से लोन लेती है, बट अगर ये लोन काफ़ी अधिक हो जाता है तो ऐसी कंट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से डरते हैं एंड इसके कारण करेंसी वीक होने लगती है। कभी कभी गवर्नमेंट अधिक करेंसी प्रिंट करके इस डेफिसिट को पूरा करने लगती है एंड इससे सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि अधिक करेंसी के सप्लाई के कारण इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है एंड करेंसी वीक होने लगती है। सिक्स्थ फैक्टर है एंड लास्ट फैक्टर है रियल जीडीपी। किसी कंट्री की जीडीपी बढ़ने से करेंसी पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहले हम नेगेटिव इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि कैसे जीडीपी बढ़ने से करेंसी वीक हो जाती है। जीडीपी बढ़ने के कारण इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है। अब पैसा ज़्यादा होगा तो खर्च भी ज़्यादा करेंगे, लोग इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं, जिससे इंपोर्ट बढ़ जाता है एंड एक्सपोर्ट कम हो जाता है, जिसके कारण फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है एंड डोमेस्टिक करेंसी वीक होने लगती है। बट इस नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव करने के लिए सेंट्रल बैंक आ जाती है, जिसे हम आरबीआई इंटरवेंशन भी कहते हैं। या तो वो अपने रिजर्व से डॉलर को सेल करके डोमेस्टिक करेंसी को स्ट्रॉन्ग करती है, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर फॉरेनर्स को कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करती है, जिससे फिर करेंसी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो अल्टीमेटली हायर जीडीपी से करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। तो दोस्तों ये थे 6 फैक्टर्स जो कि हमने डिस्कस करे एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिससे आप करेंसी मार्केट में जो मूवमेंट्स है उसको आप समझ सकते हैं। जब भी कोई डेटा आता है मार्केट में कैसे आप डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ करेंसी से रिलेटेड नहीं है, हमारी करेंसी के मूवमेंट से हमारे स्टॉक मार्केट पे भी जो है काफ़ी असर होता है। तो जब भी आपको कुछ भी डेटा आएगा तो आई होप आप ये समझ पाएंगे कि इसका इम्पेक्ट करेंसी पे किस तरह से होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको आगे मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कभी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।